नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, पिछले 25 वर्षों से होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। इस लॉकडाउन की स्थिति में मैंने सोचा कि क्यों नहीं वीडियो बना लूँ, जिससे कि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। यद्यपि मैंने होम साइंस से संबंधित कई पुस्तकें लिखी है, तो आइए आज हम डायबिटीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज भारतवर्ष समेत संपूर्ण विश्व के लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। इसे मधुमेह या चिनिया पेशाब भी कहते हैं। और डायबिटीज शायद ही ऐसा कोई परिवार है जिस परिवार में डायबिटीज से पीड़ित कोई बंदा हो। अब हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज क्यों होता है, क्या कारण है और इसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि डायबिटीज क्यों होता है। डायबिटीज होने का मुख्य 2 कारण है। पहला कारण है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होना, और दूसरा कारण है कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन तो होता है, मगर इसका उपयोग ठीक प्रकार से कोशिकाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, तब डायबिटीज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है और वो ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज रक्त में जाकर के मिल जाता है, और जब ग्लूकोज की मात्रा जो भी होती है ज़्यादा होती है, आवश्यकता से अधिक होती है, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में जाकर के संग्रहित हो जाता है। मगर इंसुलिन के अभाव में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इस कारण वह यकृत में जाकर के या लीवर में जाकर के वो जमा नहीं हो पाता है। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्यतः ब्लड में 80 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है, लेकिन डायबिटीज के केस में 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हो जाता है, और अतिरिक्त ब्लड जो आपका ग्लूकोज है वह पेशाब के माध्यम से निकलने लगता है। इस स्थिति को हम ग्लाइकोसीडिया कहते हैं। जब डायबिटीज सीवियर कंडीशन में होता है, तब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 400 से 600 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हो जाता है, और ये स्थिति काफ़ी खतरनाक हो जाती है। और इस स्थिति में व्यक्ति कोमा में चला जाता है, जिसे हम डायबिटिक कोमा कहते हैं। व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, कई बार वह पैरालिटिक कंडीशन में चला जाता है, कई बार उसकी जान भी चली जाती है। कई बार मूर्छा तो उनको इतनी दिन तक रहती है जितना दिन तक आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए हम जानते हैं कि डायबिटीज क्यों होता है और कैसे होता है। तो पहले आपको बताऊं कि हमारी पेनक्रियास के जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, उनकी बीटा सेल से अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। जब ये बीटा सेल्स किन्हीं न किन्हीं कारणों से निष्क्रिय हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इस कारण ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और व्यक्ति डायबिटीज से सफर हो जाता है। दूसरी कंडीशन में डायबिटीज हेरिडिटरी भी होता है, वंशानुगत होता है। जैसे हमें अपने माता पिता से विरासत में धन संपत्ति मिलता है, सकल सूरत मिलता है, उसी प्रकार से विरासत में डायबिटीज भी हमें मिलता है, जिसका कि हम कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। ये तो हमें मिलनी है। तीसरा, अगर हमारा खान पान अनियमित है, हमारी दिनचर्या नियमित है, तो पर भी हमें डायबिटीज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें एनर्जी 3 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा है फैट। कार्बोहाइड्रेट 100% उसका मेटाबॉलिज्म होता है। आपका प्रोटीन का 58% होता है, और वसा का 10% मेटाबॉलिज्म होता है। तो अब अपन देखते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट का 100% मेटाबॉलिज्म होता है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो
ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो कंडीशन सही नहीं रहता है। फैट जब टूटता है तो एनर्जी प्रदान करता है, ग्लूकोज प्रदान करता है। अब प्रोटीन के लिए हमारी बॉडी की कोशिकाएं ही टूटती हैं और वो 58% टूट करके एनर्जी प्रदान करती हैं और हमारा बॉडी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की स्थिति में आ जाता है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। इसी प्रकार से वसा जब टूटता है तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनाता है। उस फैटी एसिड में कीटोन बॉडीज और एसीटोन होते हैं, जिसमें एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसीटोन होता है। ये सारी चीजें पॉइजनस होती हैं जो रक्त में आकर के मिल जाती हैं और रक्त को विषैला बना देती हैं। यह रक्त की अम्लीयता को बढ़ा देती हैं, क्षारीयता को नष्ट करती हैं और इसके प्रभाव से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है, जो कि सही स्थिति नहीं है। तो आप देख लिए, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से, तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। अब हमें ये देखना है कि हमें कितना प्रतिशत वसा से लेनी है एनर्जी, कितनी प्रतिशत हमें फैट से लेना है और कितना प्रतिशत हमें प्रोटीन से लेना है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए, जिनका सामान्य वजन है, वो 40% कार्बोहाइड्रेट से, 40% प्रोटीन से और 20% वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी गेन कर सकती हैं। जो ओबेटिक पर्सन है, जो ओबेज हैं, जो मोटे हैं, उन्हें 60% कार्बोहाइड्रेट से, 20% आपके प्रोटीन से और 20% ही उनको वसा से एनर्जी गेन करनी है। अब हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सी कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं खानी है। तो इसमें याद रखें कि हमें आलू, शकरकंदी, चावल और मक्का बिल्कुल भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं दिया जाना है। अगर आप उन्हें देंगे तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी और उन्हें नुकसान पहुंचेगा। अब हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोसियूरिया, जिसको हम कहते हैं यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से ग्लूकोज का निकलना। पॉलीपेप्सिया, मतलब बार बार प्यास लगना। पॉलीफेजिया, बार बार आपको भूख लगना। थकान होना, घाव का देरी से भरना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, क्योंकि आंखों की रक्त के सिकाओं से अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने लगता है, जिसके कारण धुंधलापन आ जाती है और आंखों में कई बार तो पूर्ण अंधता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम रेटिनाइटिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डायबिटिक जो इतनी खतरनाक बीमारी है, खतरनाक ही कहेंगे, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, उस पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। इस पर नियंत्रण दो प्रकार से पा सकते हैं हम, एक दवाई का उपयोग करके और दूसरा है आहार नियोजन करके या आहार को नियंत्रित करके। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से आप डायबिटीज का नियंत्रण करना चाहती हैं। जैसे जब इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तब इंसुलिन का इंजेक्शन दे करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से एंटी डायबिटिक मेडिसिन का उपयोग करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को सही बनाते हैं और आहार नियोजन के माध्यम से आहार को कंट्रोल करके भी हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले प्रातः काल उठते ही नीम की कोमल पत्तियों को डायबिटीज पेशेंट अगर चबा चबा करके उसका रस पी जाए, खा जाए, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। अगर नीम की पत्तियां हर मौसम में कोमल नहीं मिलती हैं, तब उस स्थिति में नीम का दातून का प्रयोग करें। नीम के दातून को चबा चबा करके उसके रस को घोंटते चले जाएं, पीते चले जाएं, तो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। इसी प्रकार से बेल की पत्तियों भी काफ़ी फायदेमंद होती हैं। बेल की पत्तियों का रस भी वे पी सकते हैं, जिससे कि उन्हें फायदा होता है। अगर आप ऐसे शहरों में रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, जहां बेल का पेड़ नहीं है, जहां आपको नीम की पत्तियां नहीं मिल रही हैं, नीम के दातुन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, वैसी स्थिति में आप मेथी को रात में भिगो करके सुबह उसे चबा चबा कर खा लें और उसके पानी को पी लें, तब भी डायबिटीज पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, काबू कर सकते हैं।
इसके लिए 2 चम्मच मेथी को रात में भिगो दें और उस पानी को पी जाए, मेथी को चबाकर खा लें। इसी प्रकार से नाश्ते में दलिया लें, उस दलिया में दाल, हरे पत्तेदार सब्जियां डालें जो कि पूर्ण पौष्टिक होता है और डायबिटीज को कंट्रोल करता है। दलिया की मात्रा भी कम रखें। चाय फीकी पिए क्योंकि इसमें गुड़, शहद, चीनी, आलू, शकरकंदी ये सारी चीजें नुकसानदायक हैं, इसलिए फीकी चाय पिए। अथवा अगर मिठास वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो सैकरिन का उपयोग करें। जो भी मीठे फल हैं उन्हें डायबिटीज के केस में वर्जित समझें, जैसे आम, केला, तरबूज, पका हुआ पपीता। जो मीठे फल हैं उन्हें नहीं खाएं। करेला डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। आम बिल्कुल ही जहां नुकसानदायक है वही करेला फायदेमंद है। इसी प्रकार से जामुन, इसे आप डायबिटीज पेशेंट के लिए अमृत फल भी कह सकते हैं। जामुन के छाल, पत्तियां, गुठली और स्वयं जामुन का पूरा फल बहुत ही फायदेमंद होता है। करेला फायदेमंद होता है, मेथी फायदेमंद होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, चना साग, सरसों का साग, सहजन की पत्तियां, इनका उपयोग आप खाने में करें। इसी प्रकार से फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली की पत्तियां, मूली का सलाद, खीरा, ककड़ी, गाजर आप लें। टमाटर, जहां आपको कई सारे फल खाने के लिए वर्जित समझा जाता है, वैसी स्थिति में टमाटर आपके सारे पोषक तत्वों को पूर्ति कर सकता है। टमाटर की सलाद भी ले सकते हैं, सूप भी लें और टमाटर, पालक, आंवला, अमरूद इन सबों को मिला करके इसका जूस पिए तो डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। डायबिटीज को दूर करने के लिए हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है इस पर भी हमें विचार करना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 40% आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी गेन करनी है। तो जो सीडेंट्री वर्कर हैं उन्हें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए पूरे सुबह से लेकर के शाम रात्रि के भोजन तक। इसी प्रकार से जो मध्यम क्रियाशील व्यक्ति हैं वो 150 ग्राम अनाज का सेवन करें। दाल का सेवन बढ़ा दें, इसको 100 ग्राम कर दें। फैट का सेवन घटा दें क्योंकि फैट का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो फैटी एसिड्स में टूटेगा और फैटी एसिड्स में जब टूटेगा तो कीटोन बॉडीज बनेंगे, एसीटोन बनेगा जो कि विषैला तत्व है और आपको नुकसान पहुंचाएगा, हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा और वो मूर्छा वाली कंडीशन में भी ला सकता है। तो जो 100 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको इस प्रकार से, उस अनाज को आप इस प्रकार से डिवाइड करें कि वो सुबह से शाम तक चले। और डायबिटीज पेशेंट को थोड़ी थोड़ी अंतराल में, हर 2 घंटे के अंतराल में उसे कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। एक बार उसे भरपेट भोजन करने के बाद उसके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और जब अतिरिक्त मात्रा बढ़ती है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वो फिर वो पेशाब के माध्यम से निकलेगा और कई सारे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, उन सबको डैमेज करेगा। तो उनको डैमेज से बचाने के लिए डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो अनाज को ग्रहण करें। रोटी थोड़ी थोड़ी, जैसे 4 रोटियां खानी है तो उसको 4 बार में डिवाइड कर दें, एक रोटी एक बार में खाएं। इसी प्रकार से जो आप मीठे फल खाना चाहते हैं मीठे फलों का त्याग कर दें और उसके स्थान पर खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर का सलाद बनाकर खाएं जिससे कि पेट भरा भरा रहे और बार बार भूख ना लगे। कई बार जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब ऐसी स्थिति में हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब शुगर की मात्रा जब रक्त में 80 मिलीग्राम से कम हो जाएगा तब उस स्थिति में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और ये स्थिति भी खतरनाक है। ऐसी स्थिति में तत्काल ही डायबिटिक पेशेंट को 50 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल करके दें जिससे कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बैलेंस हो जाए और स्वास्थ्य पर उसका नुकसान नहीं हो। इसी प्रकार से उन्हें दूध की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और 1 लीटर डायबिटिक पेशेंट को प्रतिदिन दूध दिया जाना चाहिए और वह दूध
फैटलेस हो, जिसमें कोई प्रकार का वसा नहीं हो, क्रीम ना हो, मलाईदार दूध नहीं हो। दूध फैटलेस होना चाहिए, जो कि प्रोटीन का अच्छा साधन है, कैल्शियम का अच्छा साधन है। डायबिटिक केस में अक्सर आप देखते हैं कि वजन कम हो जाता है। वजन होने का कारण मैंने आपको बता दिया है कि बॉडी का सेल्स ही टूट करके एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की ही जब ऊर्जा देने लगता है तो कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं, जिसके कारण वजन कमने लगता है। तो प्रोटीन की मात्रा आप लेने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन युक्त भोज्य तत्वों को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, दूध, पनीर, छाछ, दही, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश नहीं लेना है। अगर आप किशमिश लेंगे तो उसमें वो मिठास उसकी ज्यादा होती है, जो कि नुकसान करेगा, तो उसे नहीं लेना। इसी प्रकार से काजू अधिक मात्रा में डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स हमें लेने हैं, जैसे मखाना आप ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। भुना चना, चने की सत्तू डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसी प्रकार से अगर आप ऐसे जगहों में रह रहे हैं जहां की आपको बार बार ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो आप चूर्ण बना करके भी उसे रख सकती हैं। करेला, मेथी, आंवला और जामुन की गुठली, इन सबों के 250-250 ग्राम, एक पाव चारों को ले लें। चारों को बराबर मात्रा में लेने के बाद इनका चूर्ण बना लें, और सुबह शाम अगर 2-2 चम्मच आप लेते हैं तो डायबिटिक की जो कंडीशन होती है, खतरा टल जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार से करेले की कड़वापन, करेले की सब्जियां आप सूखी सब्जी बना करके, रसीली सब्जी बना करके, मगर भरवा सब्जी ऐसे नहीं बनाए कि उसमें खूब सारा मावा डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और फिर उसको हम सेवन कर रहे हैं, तो ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। उबला हुआ करेला आप लें। करेले का रस भी बहुत नहीं लेना चाहिए। अगर लगातार, डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि अगर करेले का रस को आप लगातार महीना भर पीते हैं सुबह शाम, तो भी वो नुकसानदायी होता है, आपको पैरालिटिक कंडीशन को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए करेला को भी आप भून करके, कम तेल में पका करके, सूखी सब्जी बना करके, गीली सब्जी बना करके उसे खाएं। मेथी की सब्जी बना करके खाएं, मेथी की पत्तियां खाएं, तो काफी लाभदायक होता है। इसी प्रकार से खीरा, ककड़ी, गाजर, इनकी सलाद, लौकी की सब्जियां, ये सब डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट होती हैं। आलू की सब्जी इनके लिए खतरनाक होता है, तो जो चीजें उनके लिए खतरनाक है उन्हें पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। रात में सोते समय उन्हें दूध देना चाहिए। शाम में उन्हें नमकीन के बिस्किट दे सकते हैं, जिसमें फैटलेस बिस्किट हो, अनाज का बना हुआ हो, तो ज्यादा बेहतर होता है। आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना। थैंक यू।